पुरुष का जो लिंग होता है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। और सबसे ज़रूरी इसके दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये इरेक्टाइल होता है। कैसा होता है, इरेक्टाइल होता है, ये इरेक्टाइल होता है। और कॉपुलेटरी आर्गन भी ये है। कैसा है, ये कॉपुलेटरी आर्गन भी होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लिंग के नाम से जानते हैं, लिंग कहते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ये प्रेजेंट किस पोजीशन में होता है, तो ये एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थर्ड हो गई। और फोर्थ बात हम करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, ये एब्डोमेन के नीचे लटका होता है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्किन से फोल्ड होता है, यानी कि ये ढका होता है, फोल्ड होता है, ये ढका होता है, फोल्ड होता है, चाहे इसको बोल दें ढका होता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है। फिर इसके बाद में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये जो लिंग होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, रूट ऑफ पेनिस और बॉडी ऑफ पेनिस, ग्लांस ऑफ पेनिस के बारे में हम समझते हैं। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पेनिस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो रूट ऑफ पेनिस, फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ पेनिस, फिर उसके बाद में ग्लांस ऑफ पेनिस। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और हम इसके स्ट्रक्चर का जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझते हैं कि स्ट्रक्चर में किस किस चीज़ के बारे में समझा गया और क्या क्या बताया गया। स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहीं पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और हमारे साथ में स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। आप जितनी बार स्ट्रक्चर को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट होगा। आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ज़रूरी है कि हर व्यक्ति स्ट्रक्चर साथ में बनाए। स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आप कुछ सीख पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलेंगे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे और टेस्टिस को भी बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टेस्टिस के साथ में टेस्टिस का डायग्राम भी हम बनाएंगे। ये हमने बना लिया और इसके साथ में अब आप बिल्कुल कंप्लीट डायग्राम हमने बना लिया है किसका, पेनिस का। और हम समझेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से एक डक्ट निकलती है और इस डक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब ये एम्पुला बना लेगी और एम्पुला के बाद में ये सीधे जा कर के जुड़ जाएगी। किससे जुड़ जाएगी, जो यूरिनरी डक्ट होती है उससे जा कर के जुड़ जाएगी। आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट हमने डायग्राम बना दिया है। ये ऊपर से किडनी से 2 पाइप आती हैं जो यूरिन को ब्लैडर तक लाती हैं। ये जिसका नामिनेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लैडर, बोलते हैं ब्लैडर। एक एक करके हम इसका नाम समझेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो बाहरी परत होती है इसको बोलते हैं सेक्रोटम, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रोटम बोलते हैं। और सेक्रोटम के अंदर क्या पाया जाता है, सेक्रोटम के अंदर ही टेस्टिस जो होते हैं ये कैद होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस बंद होते हैं। और इसके ऊपर एक पाया जाता है एपिडिडाइमिस। क्या पाया जाता है, एपिडिडाइमिस जो पार्ट होता है वो पाया जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वास एफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वास
डिफरेंस पाया जाता है, और वाश डिफरेंस के बाद में वाश डिफरेंस, यानी कि हमने टेस्टिस के बारे में बिल्कुल बारीकी से जाना। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर वीडियो लगा हुआ है, आपके सामने पिन दिया हुआ है, आप जाकर के सर्च करें बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास ऑफ टेस्टिस। आपको बिल्कुल कंप्लीट जो है उसके बारे में हमने खूब बारीकी से बात किया है कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जर्म सेल्स क्या होती हैं और सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है, और स्पर्म को नरिशमेंट यानी कि इनको भोजन कौन देता है, इसके बारे में हमने खूब समझा है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो थोड़ी सी एक स्पेशल डक्ट पाई जा रही, ग्लैंड्स पाई जा रही है, इसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं सेमिनी वेजाइकल ग्लैंड्स, सेमिनी वेजाइकल ग्लैंड्स बोलते हैं, सेमिनी वेजाइकल ग्लैंड। और फिर उसके बाद में एक ये ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोस्टेट, हमारे साथ में बनाते हुए चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में ये यहाँ पर एक ग्लैंड्स और होती है जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काउपर ग्लैंड बोलते हैं। काउपर ग्लैंड्स को बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसको हम सामने आपके लिखा है काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से और नाम की। इसके अंदर हमने बात किया था रोड ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लांस ऑफ पेनिस। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पार्ट दिया हुआ है इतना सा, इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इसके नीचे जो पार्ट दिया गया है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ पेनिस बोलते हैं। अब बॉडी ऑफ पेनिस के बाद में ये जो पार्ट पाया जाता है इससे बोलते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस, ग्लांस ऑफ पेनिस बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो है यूरेथ्रल मेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, यूरेथ्रल मेटस पाया जाता है, यानी कि जहाँ से जो है यूरिन का विसर्जन होता है उस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। और ये बीच में क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार से ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, इस प्रकार से ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, इनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और इसमें एक बीचों बीच में ये पाई जाती है यूरेथ्रल डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरेथ्रल डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरेथ्रल डक्ट पाई जाती है। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है और इसके कुछ हमने नाम भी आपको समझाने का प्रयास किया, और आप इसको नोट करने की जो है कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। हम पढ़ रहे हैं मनुष्य का श्वसन यानी कि पेनिस पढ़ रहे हैं। ये कैसा होता है? इसके अंदर ये जो होता है ये बेलनाकार होता है और ये इरेक्टाइल होता है, कॉपुलेटरी सेक्स ऑर्गन या इसे लिंग कहते हैं। और ये एब्डोमेन से लटका होता है और ये स्किन से फोल्ड होता है, यानी कि स्किन से भरा। इसमें निम्नलिखित 3 जो है भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक फर्स्ट नंबर पे रूट ऑफ पेनिस, और फिर उसके बाद में हम बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस, और बॉडी ऑफ पेनिस के बाद में इसको बोलते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस में हम इसको विभेदित करते हैं या डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हम स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हमने इसका नाम भी जो है नॉमिनेशन भी किया। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रोटम की। सेक्रोटम मतलब जहाँ पर टेस्टिस कैद होते हैं। फिर उसके बाद टेस्टिस इसके अंदर है और टेस्टिस से जो बाहर स्पर्म जाने का रास्ता होता है उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जो और आगे डक्ट होती है उसको बोलते हैं वाश डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वाश डिफरेंस के बाद में यहाँ पर एक और नई सेल्स मिलती है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स। कौन सी होती है? सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स होती है। और सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स के बाद में एक ग्लैंड्स मिलती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स।
कौन सी ग्लैंड्स होती है? प्रोस्टेट। अभी इन ग्लैंड्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस किस काम में आती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद में एक और ग्लैंड्स मिलती है जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, यानी कि इसको, ये जो ऊपर जो गोले लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैडर। यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो सॉरी, यूरिन का जो संग्रहण होता है, जिस जगह पर यूरिन को रोका जाता है उसको बोलते हैं ब्लैडर। उस ब्लैडर में यूरिन कंप्लीट भरता रहता है, और जब ब्लैडर पूरा कंप्लीट भर जाता है तो यूरिन का विसर्जन करने के लिए हमारा ब्रेन हमको संकेत देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और डक्ट पाई जाती है। ये जो डक्ट पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं, ये ऊपर से आ रही वाश डिफरेंस, लेकिन वाश डिफरेंस जैसे ही सेमिनल वेजाइकल से आगे बढ़ती है तो ये क्या हो जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट हो जाती है। कौन सी डक्ट हो जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। कौन सी डक्ट बन जाती है? अब इसको हम सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स नहीं बोलेंगे, डक्ट्स नहीं बोलेंगे, इसको सॉरी वाश डिफरेंस डक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जो है अपना रास्ता सेम रहता है, लेकिन यहाँ से कुछ और जाने का इंतज़ाम हो जाता है, यानी कि जो है सेमिन का रास्ता भी यही होता है और यूरिन का भी रास्ता यही हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोल देते हैं, यानी स्खलनी जो है पाइप या उसको डक्ट के रूप में हम जानते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम समझेंगे कि ये जो पेनिस होता है या सेशन होता है, ये इरेक्शन किस प्रकार से करता है, यानी कि उत्थान किस प्रकार से करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और खूब समझने का प्रयास किया अच्छे से, और मैं भी समझाने का प्रयास किया और आपने समझा। 1 2 3 मिटा दें। अब हम समझेंगे कि इसका इरेक्शन यानी कि उत्थान किस प्रकार से होता है। ये जो पेनिस होता है ये कड़क और कठोर कैसे बन जाता है। एक लूज मसल्स है और ये कठोर किस प्रकार से बन जाती है, जिसको बोला जाता है इरेक्शन। इरेक्शन समझते हैं। इसमें हम इसकी जो टीएस बनाएंगे, किसकी? मेल जो है लिंग की, क्या हम इसको बोल देते हैं? पेनिस ऑफ एलएस लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से इसमें जो होती हैं क्वार्टर बने होते हैं। इन क्वार्टर के अंदर क्या होता है? इन क्वार्टर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड भरने की पोजीशन होती है। इस प्रकार से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो एलएस हमने लिया है, ये पेनिस के एलएस है, सबसे बाहरी और सेकेंडरी टर्शरी इसमें लेयर्स होती हैं, एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इस प्रकार से स्वेग पेटल होता है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। तो हम इतना इसको डेप्थ में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि इसका इरेक्शन किस प्रकार से होता है, ये कड़क और कठोर यानी कि स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है, और ये एकदम लूज कैसे हो जाता है। ये जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं ब्लड क्वार्टर। कौन से होते हैं? ब्लड क्वार्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्लड भर जाता है। और ये जो होता है ये यूरिन फॉर्मेशन पोर होता है। ये यूरिन फॉर्मेशन पोर होता है, इससे जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ऊपर वाले जो दो क्वार्टर दिख रहे हैं इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड जो होता है क्या होता है? ब्लड का एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही कोई ऐसी इरेक्शन वाली बात हमारे मन में या हमारे ब्रेन को जाती है तो क्या होता है? जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से इसमें क्या होता है? बहुत स्पीड में आकर के इस क्वार्टर में फुल होने लगता है, इन क्वार्टरों में फुल होने लगता है। और जो लूज पेनिस होता है वो क्या होता है? एकदम कड़क और कठोर बन जाता है। यही इसका कारण होता है और उसको हम बोलते हैं इरेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इरेक्शन बोल देते हैं। और हिंदी में बोले तो उत्थान बोल देते हैं। कड़क और कठोर बन जाता है। क्या बन जाता है? कड़क और कठोर। कठोर का मतलब टाइट बन जाता है, कठोर की बात नहीं कर रहे हैं, टाइट बन रहे हैं, टाइट बन जाता है ये, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी को हम पेनिस के इरेक्शन या उत्थान को हम समझते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे तीनों जो है वेसल्स की और समझेंगे। सबसे पहले सेमिनी, कौन सी वेसल्स थी? एक सेमिनी वेजाइकल वेसल्स थी, और दूसरी वेसल्स कौन सी थी? दूसरी वेसल्स प्रोस्टेट ग्लैंड्स थी, यानी कि ग्लैंड्स हम सेमिनी वेजाइकल ग्लैंड्स के बारे में फर्स्ट और सेकंड के बारे में हम समझेंगे।
प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या थी और इनका कार्य क्या है। फिर उसके बाद में हम समझेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर ग्लैंड्स, इनका कार्य क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझेंगे एसेसरी ग्लैंड्स एंड सेक्स ग्लैंड्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो तीनों एसेसरी ग्लैंड्स एक फर्स्ट नंबर पे सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स, और दूसरे नंबर पे जो आती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स आती है, थर्ड नंबर पे बल्बो यूरेथ्रल जिसको हम कॉपर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। आज इनको हम समझते हैं और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बस थोड़ा सा इन तीनों ग्लैंड्स को समझते हैं और फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा एक टॉपिक रह जाता है जो है प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे और हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा जो नया लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके हम पार्ट्स एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम समझते हैं। एसेसरी ग्लैंड या इसको बोलते हैं सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। इनके बारे में हम समझते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड, और दूसरी होती है सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स और इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड नंबर पे अगर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम कॉपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तीनों प्रकार की ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे। एक सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स है और दूसरी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और बल्बो यूरेथ्रल यानी कि कॉपर ग्लैंड्स है। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके समझेंगे। और फर्स्ट नंबर पे समझते हैं हम जो है सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स, जिसमें हम 5 सेंटीमीटर की एक थैली लंबी थैली होती है। कितनी सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की एक लंबी थैली या पाउच होता है। क्या होता है? थैली होती है 5 सेंटीमीटर की एक थैली होती है, जिसको लुब्रिकेंट में काम आती है। जो ये क्या काम करती है? लुब्रिकेंट यानी कि चिपचिपा पदार्थ सिक्रेशन करती है। ये कौन सा पदार्थ सिक्रेशन करती है? ये चिपचिपा पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट यानी कि चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है। क्या करती है? सिक्रीट करती है। ये चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है। 5 सेंटीमीटर की लंबी होती है और ये चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है। ये 60 से 70% सीमेन बनाने में काम आती है। ये 60 से 70% सीमेन का फॉर्मेशन करती है। ये 60 से 70% सीमेन का फॉर्मेशन जो है करती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज एक जो होता है ये फल में पाया जाता है। फ्रक्टोज एक शर्करा होती है, इसको बोलते हैं सेमिनी जेलिन प्रोटीन। फ्रक्टोज जो होता है शर्करा होती है और एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेमिनी जेलिन प्रोटीन। बात करते हैं हम फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज एक शर्करा है, और सेमिनी जेलिन नामक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन किस काम में आती है? ये प्रोटीन जो होती है ये स्पर्म को एनर्जी देने का कार्य करती है। ये क्या करती है? ये स्पर्म को यानी शुक्राणुओं को एनर्जी देने का कार्य करती है। ये स्पर्म का एनर्जी देने का कार्य करती है। और सबसे पहले नोट्स की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, हम सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। ये कितनी होती है? 5 से
5 सेंटीमीटर लंबी एक थैली के रूप में होती है और इसके बाद में ये क्या करती है, लुब्रिकेंट यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन करने के बाद 60 से 70% क्या करती है, सीमेन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि उसका डेवलपमेंट करती है। फिर उसके बाद में एक फ्रक्टोज और सेमिनिजेलिन प्रोटीन पाई जाती है। फ्रक्टोज एक शर्करा है, सेमिनिजेलिन एक प्रोटीन है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये स्पर्म को जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जीवित रह सके और उसमें जान बनी रहे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नोट की। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट लिख के चलें। यहाँ पर हम लिखते हैं, नोट डाल के लिखें नोट। ये जो फ्रक्टोज शर्करा होती है, ये जो फ्रक्टोज शर्करा होती है जिसको बोला जाता है फ्रक्टोज शर्करा, ये सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है, ये सीमेन में पाई जाती है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये सिर्फ सीमेन में पाई जाती है और पूरी बॉडी में कहीं नहीं पाई जाती, कहीं नहीं मिलता है। इसलिए जो बलात्कार यानी कि रेप जो होते हैं, इनका जो मामला होते हैं या इनके मामले जो होते हैं वो सुलझाने के लिए कौन सा नियम अपनाया जाता है, यही नियम अपनाया जाता है। क्योंकि ये जो फ्रक्टोज होता है, ये फल वाली शर्करा जो होती है हमारी बॉडी में और किसी ना तो टिश्यू में, ना तो किसी सेल्स में और ना तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स या अंग में पाई जाती है। ये सिर्फ सीमेन के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बलात्कार का टेस्ट जो होता है, उनके जो मामले होते हैं, जो इनके एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी का टेस्ट करते हैं और वो तुरंत इस मामले को सुलझाने का कार्य करते हैं। तो इसको नोट बनाकर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दूसरी ग्लैंड्स है जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम समझते हुए चलते हैं कि इसका कार्य क्या होता है और इसके बारे में क्यों ऐसा है। प्रोस्टेट ग्लैंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका जल्दी से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में और समझते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट 1। सेकेंड जो हमारी ग्लैंड्स हैं उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और प्रोस्टेट ग्लैंड से पाई कहाँ जाती है, आपने देखा था कि ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है और उसी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम समझते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये सीमेन का लगभग 25 से लेकर के 30% जो भाग होता है वो बनाने का कार्य करती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसमें जो सीमेन बनता है, सीमेन का 25 से लेकर के 30% भाग बनाने का कार्य करती है। ये जो होती है यानी कि सीमेन जो बनता है बॉडी के अंदर, ये 25 से लेकर के 30 तक जो सीमेन होता है उसको बनाने में कार्य करती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था सेमिनल जो ग्लैंड्स पढ़ी थी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, वो कितना 60 से 70% जो होता है सीमेन का भाग बनाने में कार्य करती है। फास्फेट और सेक्ट्रेस जो होते हैं एमाइलेज, ये फास्फेट और सेक्ट्रेस एमाइलेज ये क्या करते हैं, ये सीमेन को गाढ़ा होने से रोकते हैं। मतलब उसको थक्का बनने से, यानी कि उसको कोगुलेशन या स्कंदन होने से रोकते हैं। स्कंदन होने से रोकते। सबसे सीमेन जो होता है ये 50 यानी कि 25 से लेकर के 30% का भाग कार्य करता है और फॉस्फेट सेक्ट्रेस एमाइलेज सीमेन को गाढ़ा होने से रोकते हैं, यानी कि इसमें कोगुलेशन या थक्का नहीं बनता। सीमेन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम सीमेन को एक्चुअल में समझने का प्रयास करते हैं कि सीमेन होता क्या है। इसको बोलते हैं हिंदी में बेरी बोलते हैं। बेरी में क्या होता है, 7.3 इसका क्या होता है, पीएच होता है। 7.3 इसका क्या होता है, पीएच होता है। तो बेरी का जो पीएच होता है ये कितना होता है, 7.3 होता है।
वीर्य का पीएच। और अगर हम बात करते हैं एक बार में स्खलन, वीर्य का स्खलन, वीर्य का स्खलन, स्खलन जो होता है वो 2.5 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 2.5 मिली होता है। एक बार में इजाकुलेट किया गया वीर्य या सीमेन कितना होता है? 2.5 मिली होता है। और एक बार में इजाकुलेट किए गए जो है सीमेन में लगभग 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने स्पर्म होते हैं? 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। इसको बोला जाता है 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ स्पर्म होते हैं एक बार में जो होता है। इसको जो है एक बार स्खलन किए गए 2.5 मिलीग्राम स्पर्म यानी कि सीमन में जो होता है 400 मिलियन स्पर्म होते हैं और 400 मिलियन को हम 40 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और स्पर्म को जो ये मूवमेंट करवाते हैं, ये मूवमेंट कराने के लिए कौन होता है? इसमें बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हम स्ट्रक्चर उसका समझेंगे कि स्पर्म का एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तब हम उसके बारे में खूब समझेंगे और बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि स्पर्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो बने रहें। और बस थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, यानी एक ग्लैंड्स बची है, उस ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हुए इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करते हैं। हम बात करेंगे लास्ट ग्लैंड्स की, जिसको बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या होती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स, या इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक प्रकार से लुब्रिकेंट होता है। क्या होता है? ये एक लुब्रिकेंट उत्पन्न करती है, लुब्रिकेंट उत्पन्न करती है। लुब्रिकेंट मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ यानी कि पदार्थ उत्पन्न करती है। और ये जो होता है पेनिस को जो फ्रैक्शन होता है यानी घर्षण होता है, उसमें हेल्प करती है। ये एक लुब्रिकेंट उत्पन्न करता है। और वेजाइना को भी ये हेल्प करती है, जिससे इनके बीच में जो घर्षण होता है वो थोड़ा नॉर्मल रहे और गीलापन महसूस होता रहे। ये जो कॉपर ग्लैंड्स होती हैं और इसका यही कार्य होता है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल के बारे में। लास्ट और आखिरी टॉपिक हमारा है इस लेक्चर का, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल के बारे में समझेंगे कि नर में यौन आरंभ कैसे होता है। यौन आरंभ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की गई है और किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि जो है मेल यानी कि जो एडल्ट बच्चा होता है या चाइल्ड होता है, इसको कैसे हम पता लगाएंगे कि कब ये जवान और ये एडल्ट हो चुका है यानी कि परिपक्व हो चुका है। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यौन आरंभ यानी कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल के बारे में हम समझें और इसको जानेंगे। नर में यौन आरंभ, नर में इसको लिख देते हैं पुरुष में यौन आरंभ, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होती है। ये लास्ट और आखिरी टॉपिक हमारा है। किसी भी प्राणी में जनन योग्य हो जाने की उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। कोई भी प्राणी है, दुनिया का कोई भी प्राणी, अगर वो जो है जनन करने यानी रिप्रोडक्टिव करने योग्य हो चुका है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, यानी कि यौन आरंभ के करीब वो पहुंच चुका होता है, उसको हम यौन आरंभ कहते हैं। मेल में 14 से 16 वर्ष तक क्या होता है? प्यूबर्टी होती है। मेल में 14 से 16 वर्ष तक क्या होता है? प्यूबर्टी होती है।
14 से 16 वर्ष तक। इस अवस्था में पुरुषों में कुछ बदलाव आते हैं। इस अवस्था में मेल में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। वो कौन से मेल में चेंज आते हैं, मेल में कुछ चेंज आते हैं, यानी कि इसमें बदलाव आते हैं। उन बदलावों के बारे में हम जानेंगे और उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लक्षण बोलते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये होते कौन कौन है और इनको हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से पहचानेंगे। रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब कोई पहुंच जाता है, जनन करने योग्य हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं या यौन आरंभ बोल देते हैं। तो इसके बाद ये लगभग कौन सी एज होती है, कौन सी जो है समय होता है, 14 से 16 वर्ष तक के बाद में स्टार्ट होती है या 14 से 16 वर्ष से लेकर के स्टार्ट हो जाती है। मेल में चेंजेस कुछ आते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उत्पन्न होने लगे हैं और वही क्या होते हैं, यौनारंभ के लक्षण या प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है वो कौन कौन से होते हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, हेडिंग डाल लें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। अब हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसके बारे में समझते हैं। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, जो इनका फेस होता है यानी कि चेहरे पर व शरीर पर हेयर्स उत्पन्न हो जाते हैं। चेहरे पर और इनकी बॉडी पर क्या होता है, यानी कि फेस और बॉडी पर हेयर उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हेयर उगने लगते हैं, हेयर उगने लगते हैं। इनके क्या होता है, फेस और बॉडी पर यानी कि दाढ़ी मूछ, इनके दाढ़ी मूछ आने लगती है और पूरी बॉडी पे हेयर उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, आवाज़ क्या हो जाती है, यानी कि वॉइस इनकी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। आवाज़ जो होती है ये भारी हो जाती है। आवाज़ क्या होती है, ये भारी हो जाती है। और थर्ड और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर इनका है, इनमें क्या होता है, टेस्टिस एंड पेनिस की ग्रोथ होने लगती है। टेस्टिस एंड पेनिस की ग्रोथ उत्पन्न हो जाती है। टेस्टिस और पेनिस की ग्रोथ उत्पन्न हो जाती है, यानी कि साइज में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाता है, साइज में ग्रोथ हो जाती है। टेस्टिस एंड पेनिस की ग्रोथ, साइज बड़ा होने लगता है उनका। और शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। इनमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। और फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इनमें जो होता है, पेनिस के पास हेयर उत्पन्न होने लगते हैं, हेयर उत्पन्न होने लगते हैं। और बगल में हेयर भी उत्पन्न होने लगते हैं। हेयर में भी उत्पन्न, बगल में भी क्या होते हैं, हेयर उत्पन्न होने लगते हैं या उगने लगते हैं। हेयर में भी क्या होते हैं, उगने लगते हैं। और बोन्स और मसल्स जो होती हैं इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बोन्स, मसल्स एंड ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और इनमें जो सोल्जर होते हैं,
सोल्जर, सोल्जर मतलब कंधे चौड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंधे चौड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टिस से जो होता है, दो हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं। दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। ये दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। दो हार्मोन ये, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। एंडोस्टेरोन ये दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? टेस्टिस में। ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होने की संभावना देने का प्रयास करते हैं। और इसी के बारे में हम जरूर समझते थे कि प्यूबर्टी होती क्या है, यानी कि यौन आरंभ क्या होता है। ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, पुरुष में यौन आरंभ। यौन आरंभ आपके सामने लिखा हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मेल, पुरुषों की द्वितीयक लैंगिक लक्षण को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है? फेस और बॉडी पे, यानी कि दाढ़ी मूंछ का उत्पन्न होना, ये मेल के करेक्टर होते हैं। इनकी क्या होती है? आवाज़ भारी हो जाती है। जब बोलते हैं तो क्या लगता है? कुछ मोटा, यानी कि अजीब महसूस होता है। और फिर उसके बाद टेस्टिस एंड पेनिस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि स्पर्म के शुक्राणु स्पर्म यानी शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होने लगता है। पेनिस पास, और यानी कि पेनिस के पास हेयर और बगलों में जो इनकी हेयर्स होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं और उगने लगती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं। और फिर उसके बाद में बोन्स और मसल्स। बोन्स जो होती हैं, मसल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं। और ज़रूरी बात ये कि इनके जो सोल्जर्स होते हैं, यानी कंधे जो होते हैं, ये चौड़े होने लगते हैं। और टेस्टिस से दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। ये दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने अपनी जी जान लगाकर आपको पढ़ाने का प्रयास किया, और आपने इसको समझा, जाना। और हम मिलते हैं सेकेंड, और जो लेक्चर हमारा रहेगा वो 4th लेक्चर रहेगा। और 4th लेक्चर में हम बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे। उसमें हम बढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमको बढ़ना है ओवरी, यानी कि जहाँ से ओवम बनते हैं और ओवम का फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है वेजाइना के बारे में, यानी कि योनि के बारे में, कि फीमेल की योन या वेजाइना किस प्रकार की होती है और उसको कौन सा उसका रूप या साइज होता है। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।